टॉपिक है अपना डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक नंबर है। ये एक नंबर है, नंबर समझ में आता है ना, रियल नंबर है ना। ये नंबर है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। हमेशा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही साथ एक नंबर होगा जिसे हम कहेंगे डिटर्मिनेंट। और इसको डिटर्मिनेंट को डिनोट की, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसे शो किया जाएगा डेल्टा से, या फिर ऐसे भी लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए, ऐसे भी लिखते हैं। तीनों नोटेशन एक ही बात है। डिटर्मिनेंट ए को डिनोट करेंगे, डेल्टा लिखें, डिटर्मिनेंट ए किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो जिसमें ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमेशा, मतलब n क्रॉस n, रो और कॉलम आपके इक्वल होंगे। तो ए हमेशा कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अब आपका जनरली हम 2/2 और 3/3 इन दोनों का ही बस डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते, बाकी और कुछ नहीं करना है। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो समझ लो। जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो बस आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एडी माइनस साइन लगाना है, दूसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनटू जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2/2। 3/3 वाले में क्या करना है, जैसे हमने याद होगा आपको कि लीनियर इक्वेशन में सॉल्व की थी, फॉर्मूला मेथड लिखा था मैंने, फॉर्मूला मेथड लिखा था b1c2 माइनस b2c1 y अपॉन 1 अपॉन ऐसे लिखा था, कंटीन्यूअस चल रहा था। तो वही कंटीन्यूअस वाले फॉर्म में, वही कंटिन्यूटी के तरीके से हम 3/3 का मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट इसका निकालना है तो सबसे पहले तो a1 वाला मतलब कि वाला फर्स्ट वाला कॉलम और फर्स्ट रो हटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा। और 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे आता है, b2c3। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b2c3 और माइनस c2d3। अगला नंबर आ जाओ। अब a1 के बाद अगला नंबर b1 भी हो सकता है और a2 भी हो सकता है, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे कर लो। तो नेक्स्ट नंबर जैसे मान लो मैंने रो वाइज चला a2, तो नेक्स्ट नंबर हो गया आपका a2। और जहां एंड किया था ना, जैसे पहले कर रहे थे, वहीं से स्टार्ट कर लेना, वहीं से स्टार्ट करना। और जिस वाले कॉलम को, जिस वैल्यू को लिया तो ये वाला कॉलम हटा दो, इस वाले को रो को हटा दो, और आपने स्टार्टिंग प्लस नहीं लगा रहा हूं, जहां पे आपने एंड किया था वहीं से शुरू करो। b3 से c1 का मल्टीप्लाई और माइनस c3 d1, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तरीका यही होता है, तो बताते हो शॉर्टकट। और उसको कुछ गड़बड़ याद ही नहीं, सब प्लस। तीसरा नंबर ले लो a3। आपने एंड कहां से किया, b1 पे, तो वहीं से स्टार्ट कर लो। ये वाला कॉलम को हटा दो, जो बचेगा उसमें जहां से एंड किया तो वहीं से स्टार्ट करना है। तो b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। और आपका ये पूरे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो इसमें कोई वो चक्कर नहीं कि आपको माइनस प्लस प्लस याद रखना है, सारी वैल्यू प्लस, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, t पॉजिटिव है। ये कुछ सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो आगे पीछे लिख दोगे, माइनस प्लस ब्लैक को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके बाद होता है माइनर और कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर्स जो होते हैं ना, जैसे आपने माइनर निकालना है तो हर एक एलिमेंट का एक एक माइनर निकलेगा, सबका एक एक माइनर हो जाएगा। ठीक है, माइनर के लिए अब क्या करेंगे, जैसे मुझे माइनर निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो m11, तो मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दूंगा, बाकी जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट सॉल्व हो जाएगा, b2c3 c2c3। तो ये जो वैल्यू आएगी b2c3 माइनस b3c2, ये जो कहलाएगा, ये आपका माइनर कहलाएगा फर्स्ट का a1 m11 का। इस सेकंड एलिमेंट जो आपका a12 है, इसका मुझे माइनर निकालना है तो मैं लिखूंगा m12, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाने पर जो वैल्यू बचेगी उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। m13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव करने के बाद जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो, तो ऐसे आपका माइनस कैलकुलेट हो जाएगा। और जिस जगह का माइनर है, जैसे 1 वाला माइनर है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो -1 की पावर 1 + 1, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा अपना कोफैक्टर c11। m12
मैं मल्टीप्लाई कर दो -1 की पावर 1 + 2, तो आपका कोफैक्टर आ जाएगा C12। तो यहाँ से आपको कोफैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा -1 की पावर i + j Mij, और Mij जो आपका माइनर है ये कहलाएगा, ठीक है। और वैसे भी माइनर में क्या करते हैं, सिंपली प्लस माइनस कर देते हैं। -1 की पावर इवन है तो आंसर आपका 1 आता है, -1 की पावर ऑड है तो आपका आंसर -1 आएगा। तो कोई में एक चीज पॉसिबल होगी माइनस प्लस। तो पहला जो नंबर होता है 1 1, पहला जो नंबर होता है 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। तो ये जो वैल्यू होती है पहला नंबर 1 1 यानी कि +1 + इवन, तो हमेशा ये वैल्यू माइनस का कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। A12 का जो कोफैक्टर होगा वो माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो अल्टरनेटिव चलना है, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, तो वो अल्टरनेट भी रहना है, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट आई रो और jth कॉलम हटाने के बाद। दूसरी बात, अगर आपको कोफैक्टर पता है C11, C12 और C13, अगर उनका आप मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू A11 का मल्टीप्लाई उसको कोफैक्टर से कर दो, A12 का मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर C12 से कर दें, और A13 का मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर C13 से कर दें, तीनों को ऐड कर दें, जैसे हम पहले करके प्लस वाला फॉर्मूला लिखा था, इसलिए लिखा था। इससे जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट के इक्वल होगी। माइनस प्लस माइनस करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगी कि दोनों फॉर्मूले आपको अलग अलग नजर आएंगे, ठीक है। दोनों तीनों प्लस रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये कोफैक्टर है, A11, A12 और A13 इन तीनों का कोफैक्टर। दूसरी बात इनकी प्रॉपर्टीज, कि अगर आप एक रो और कॉलम को, किसी भी रो किसी कॉलम को आपस में अगर इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट नहीं बदलता, डिटरमिनेंट आपका वही रहता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड if it rows और कॉलम्स इंटरचेंज, रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ट्रांसपोज करोगे ना, ए आपने निकाला और उसका आपने ट्रांसपोज दिया, ए का डिटरमिनेंट ले लो और ए के ट्रांसपोज का ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों का आंसर वही आएगा। तो रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम R1 को, ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसमें हम चेंज कर दें, पहले R2 लिख लें फिर R1 लिख दें फिर R3 लिख दें, तो इससे क्या होगा कि एक रो आपने क्या की इंटरचेंज कर दी, तो इससे क्या होगा कि इसमें वैल्यू तो वही आएगी, नंबर वही आएगा, बस साइन बदल जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा। तब आपके पास जो डिटरमिनेंट आएगा उसमें माइनस प्लस का बस डिफरेंस आएगा, बाकी न्यूमेरिकली वैल्यू वही रहेगी। अगर दो रो, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपका जीरो हो जाता है, पूरा कंप्लीट कॉलम या कंप्लीट रो जीरो होती है, तब तो सॉल्व ही नहीं करना, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो ही रहेगी, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करोगे आंसर आपको जीरो ही मिलेगा जब एक्सपेंड कर लेते। तो कोई भी एक रो या एक कॉलम आपका जीरो हो जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। और अगर दो कॉलम या दो रो सेम टू सेम है, सेम टू सेम है या फिर प्रपोर्शन में भी है, प्रपोर्शन मतलब जैसे 1 2 2 4 और 3 6, अगर इनको डिवाइड करें आपस में प्रपोर्शन में क्या आएगा 1/2 1/2 1/2। अगर प्रपोर्शन में भी है या दोनों वैल्यू सेम है तब भी आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ही रहेगी, आपको चेक नहीं करना, डिटरमिनेंट जीरो रहेगा। दो केस में तो कंफर्म है कि या तो एक रो या एक कॉलम जीरो हो, दो रो दो कॉलम सेम हो, या इनको आपस में डिवाइड कर देना तो इक्वल दिख रहे हैं। रेशियो आप चेक कर लो कि रेशियो का सेम आ रहा है, इट मींस डिटरमिनेंट जीरो होगा। दो तीन केस आपके कंफर्म रहेंगे, ठीक है। अगर k का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करते हैं और उसका बाद डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसके डिटरमिनेंट में भी उसी k टाइम्स का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और तो कुछ जरूरी नहीं है। इसके बाद दो टाइप के मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स,
जीरो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन जीरो होता है तो कहलाता है नॉन सिंगुलर। नाम याद रख लेना। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस डिटरमिनेंट इज जीरो, नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो सिंगुलर, नॉन जीरो नॉन सिंगुलर। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट ए इज सिंगुलर, तो मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डिटरमिनेंट आप डायरेक्ट चेक कर लो, -6 नीचे माइनस साइन आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस माइनस ना, -6 एक और आएगा तो फाइनल -6 + 6 आपको क्या हो जाएगा 0। तो 0 आ गया तो इसका मतलब कि कैसा है सिंगुलर है, और 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर है। अब जैसे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो पहला वैल्यू 1 के कॉलम और रो हटा दो, बाकी जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 × 9 45 पूरा लिख देता हूं, वैसे पहला क्वेश्चन है तो -3 45 माइनस 48 48 प्लस अगला वैल्यू क्या है 2 और जहां एंड किया था ना उसी सीक्वेंस में लगातार चलाते चलो तो आपको माइनस प्लस की कंफ्यूजन नहीं होगी। 6 पे एंड किया था ना तो 6 से आगे वो वाला हमारा बता देंगे। 6 7 42 742 माइनस -30 into 4 जहां पे खत्म किया वहीं रुकना है, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3, थर्ड कॉलम हटा देंगे 3 और पे एंड किया था तो 4 से स्टार्ट करेंगे। 32 32 -35 35 ठीक है। तो कंटिन्यूस लगातार चलाते रहोगे बिना रुके तो आपका डायरेक्ट बिना मतलब पेन चलाए भी आंसर डायरेक्ट भी लिखा रहेगा। ये कोफैक्टर है, ये जो वैल्यू आएगी डायरेक्ट है कि ये कोफैक्टर C11 डायरेक्ट है कि ये कोफैक्टर C12 है, ये कोफैक्टर C13 है। उसमें करोगे तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। दो फॉर्मूले एक ही में करा रहा हूं, अलग से नहीं करा रहा हूं, दो फॉर्मूले एक ही है। ठीक है तो माइनस करोगे कितना आएगा -3 3 + 12 प्लस 12 12 माइनस -9 कितना आ गया 0। 0 ये जो है 0 कैसा मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मिला हमें सिंगुलर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट निकालने को बोला है, एडजॉइंट निकालना है तो एडजॉइंट में क्या करते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो 3/3 का मैट्रिक्स है तो पहला नंबर A11 है तो A11 का कोफैक्टर होगा C11, फिर A12 का C12, C13 फिर C21 C31 C32 C33 और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो एडजॉइंट हो जाएगा। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स एज इट इज बनेगा, बस आपको उसको क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करोगे तभी ये एडजॉइंट में कन्वर्ट होगा, वैसे वो कोफैक्टर मैट्रिक्स ही रहेगा। तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स इज एडजॉइंट, लिखा भी है देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब C11 निकालना है तो C11 निकालने के लिए सबसे पहला काम करो, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले तो माइनस प्लस साइन लगा दो, पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा फिर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस सबसे पहला काम करो, ठीक है। इसके बाद अब पहला नंबर चाहिए कौन सा C11 C11 पहला रो पहला कॉलम हटाओ, डिटरमिनेंट से सॉल्व करो कितना आएगा 2 × 2 -0 4 तो पहली वैल्यू आ गई आपकी 4। फिर C12 कैसे? डिटरमिनेंट सॉल्व करो ना। C11 का मतलब क्या है पहला रो पहला कॉलम हटाओ, C11 को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाओगे जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा। यस यस ठीक है ऐसे ही अगर अगला नंबर क्या है नीचे वाला C12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाना है तो कितना आएगा ये -2 कितना है -2 आया -2 लिखो, माइनस प्लस होना पहले लगा दीजिए -2 लिखो। अगला वैल्यू क्या आपकी C13 तो C13 के लिए क्या करोगे 13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के बाद जो बचेगा 0। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा C21 तो 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0
8। इसके बाद फिर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब क्या बचेगा 2। इसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 ना तो प्लस होता है और ना माइनस में, तो बाद में अपन हटा भी देंगे इसको। इसके बाद C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, कितना आएगा यहाँ पे 8। नेक्स्ट नंबर C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, कितना आएगा 2 -0 2 होता है। और उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना आएगा 2 -4 6। और ये जो आंसर आ गया ना आपका प्लस का 4 -8 +8 +2 2 -2 0 0, ये एडजॉइंट आ गया डायरेक्ट। ये एडजॉइंट निकालने का मेथड हो जाएगा अपना, कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले क्या करना है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लो, उसका ट्रांसपोज, ठीक है। C11 की वैल्यू C12 वैल्यू बाद में निकालना, पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा दो। उसके बाद में C11 मतलब जो नंबर दिया ना 11, तो वो नंबर का रो और कॉलम हटाओ, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करके वैल्यू। ऐसे C12 बोला है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। रिमूव करेंगे जो बचेंगे नंबर उनको डिटरमिनेंट निकालेंगे, वैल्यू पुट करके रहो। माइनस प्लस से कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आप पहले ही माइनस प्लस लगा सकते हो। दो चीजें एक साथ है, पहले माइनस प्लस को हैंडल कर लो, उसके बाद में डिटरमिनेंट निकाल दो। दोनों चीजें आपकी कंबाइंड एक ही में होती है, ठीक है। और नहीं तो आप फिर फॉर्मूला लगाओगे कि C11 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 1, फिर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो यहाँ पे माइनस प्लस की गड़बड़ भी होगी। और जो डिटरमिनेंट, दो चीजें एक साथ हैंडल मत करो, चीजों को सेपरेट करके अलग अलग चलाओ। सेपरेट करके लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा फाइनली डायरेक्ट, पूरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, एडजॉइंट निकाल लिया और डिटरमिनेंट निकाल लिया, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो इनवर्स आ जाता है बस। डिटरमिनेंट एडजॉइंट जो मैट्रिक्स आया है ना, उसको डिटरमिनेंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या जाएगी, इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे आगे देखते हैं, इसको तो ये सॉल्व करने को बोला तो सॉल्व तो हम करेंगे नहीं कैसे, क्योंकि आपको आंसर दिया होगा x y z का, वो पुट करके देखो, तीनों में पुट करके आंसर हो जाए वो सॉल्यूशन है फाइनली। लेकिन फिर मैं क्रैमर रूल बता देता हूं, क्रैमर रूल बहुत लेंथी पड़ता है इसमें, हालांकि मैट्रिक्स मेथड से कोई जरूरी नहीं सॉल्व करना, ठीक है। उसको मैं छोड़वा रहा हूँ वैसे, कोई इन्वर्स का मतलब नहीं है सॉल्व करने का, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। 2/2 का मैट्रिक्स दिया, उसका इन्वर्स हम कैलकुलेट डायरेक्टली करेंगे। तो ये सारा मेथड हम, कोई थ्योरी नहीं पढ़ रहे, बस थ्योरी ये याद रखो, थ्योरी जरूर याद रखना कि कोई क्वेश्चन आ गया तो ये आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, क्रैमर रूल से आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपका जो ए मैट्रिक्स है उसका तो आप निकालेंगे डिटरमिनेंट, पहले वाले कॉलम को हटा के डी वाला मैट्रिक्स रखेंगे, डी वाला कॉलम बनाएंगे और फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा डेल्टा एक्स, मतलब एक्स को हटा करके डी को लिख दें उसकी जगह पे, और फिर जो मैट्रिक्स बनेगा उसको सॉल्व करेंगे तो आपको चलाएगा डेल्टा एक्स, कि आपने एक्स हटाया है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो मैट्रिक्स दिया था उसको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट, एक्स हटा करके सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स, वाई को रिमूव करके डी लिख दें, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा वाई, जेड को रिमूव करके डी लिख दें, सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जेड। डेल्टा एक्स को डेल्टा से डिवाइड करने पे एक्स की वैल्यू, डेल्टा वाई को डेल्टा से डिवाइड करने पे वाई की वैल्यू, डेल्टा जेड को डिवाइड करेंगे डेल्टा से कौन सी मिलेगा जेड। तो ये क्रैमर रूल कहलाता है। और अगर आता है क्वेश्चन थ्योरी में तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज तो आंसर हमारे पास डायरेक्ट ही है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आती है यानी कि मैट्रिक्स आपका सिंगुलर है, तो याद रखो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। और दूसरी बात देखो, डेल्टा की वैल्यू 0 है तो मैट्रिक्स आपका कैसा है, सिंगुलर है। साथ में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये तीनों ही वैल्यू आपकी क्या हुई,
0, इसका मतलब सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। डेल्टा तो 0 है, देखिए डेल्टा x तो डेल्टा y में से कोई 0 है और कोई 0 नहीं है, मतलब कुछ मान लो नॉन जीरो आ गए, एक भी नॉन जीरो आ गया, बाकी तो आ गए 0, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन क्योंकि एक वाली 0 है, या तो सारा 0 हो जाएगा। मम्मा या मम्मा कौन है मैगी नहीं है, मुझे भूख लग रही है। रिकॉर्डिंग में भेजूंगा ये पूरी आवाज। ठीक है, पूरी माइक ऑन करके रिकॉर्ड करवाते हो। सॉरी सर। और फिर ऑन कर दिया माइक, मैंने बंद किया तो सॉरी। तो ऐसे मतलब भर भर के रखते हैं अपने पास, जब भी कुछ बोलो तो तुरंत निकाल के रख देते हैं, ये रहा सॉरी वर्ड। तो इनको ये क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमिनेंट A is 0, then A is सिंगुलर Singular मैट्रिक्स। matrix. A की वैल्यू पूछी है, मैट्रिक्स का दिया 2 3 4 A, और मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर है, तो इसका Singular. डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया सिंगुलर है। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, 2A माइनस 12 इक्वल टू 0 0. और 6 आएगा सर. इक्वल टू 6. 6। यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसमें आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, -1, तो पहले सॉल्व करोगे तो 2i का मल्टीप्लाई माइनस आई से, तो कितना होगा, -2i स्क्वायर माइनस 6i स्क्वायर, तो दोनों आई स्क्वायर जो कितना माइनस के 8i स्क्वायर है ना, और -8 इंटू इसका कैसे? तो 2i स्क्वायर और 6i स्क्वायर दोनों माइनस माइनस के प्लस आएंगे, वो तो नहीं. एडिशन, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, देखो क्या दी है, माइनस 1. हाँ तो बस वो वैल्यू पुट कर दिए। और डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके Yes. ना, 2i का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से 3i माइनस आइटा से, 2 से नहीं होगा, नहीं सर, उसको 2i का 2i का मल्टीप्लाई माइनस आई से होगा, तो कितना आएगा, सर 2i. और 3i का मल्टीप्लाई 6 से होगा, पीछे माइनस साइन आएगा, तो कितना आएगा, ये दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यस सर. -8i स्क्वायर हो जाएगा ना, और -8 इंटू आई के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखो -1 होती है, कितना आ जाएगा आंसर, 8. तो वही क्या था अपना 11 नंबर, तो 12 13 भी हो गए थे, कुछ क्वेश्चन थे ही नहीं ऐसे कल में करने लायक, तो टाइम पास क्वेश्चन थे, जैसे आया तो बस ये, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल लेना। सर ये 15th वाले का सर आंसर नहीं है. इसका 15th वाले का सर. कौन सा, सर 15th वाले सर. 15, यस सर. सर मेरा 16 का नहीं है। ये 15 का नहीं आया, 15 नंबर ना, यस सर. हाँ 15 सर. नंबर बोलो ना, यस सर. हाँ तो एक हाँ. बार बताओ, इसमें वैल्यू तुम्हें पहली वैल्यू क्या मिल रही है, 16 16 2 और 16, तो पहला वैल्यू क्या होगी, A11, पहला रो क्या है, फर्स्ट रो ए का, फर्स्ट रो उठाएंगे ए से और फर्स्ट कॉलम उठाएंगे बी से, तो ए का फर्स्ट रो क्या है, 2 और A का -3, फर्स्ट रो 2. ठीक है, बी का फर्स्ट कॉलम 1 और 6, ए का फर्स्ट रो और बी का फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, और प्लस करना कितना आएगा, 16 -16 माइनस का, तो -16 में एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, बाकी को Yes, चेक ही क्यों करना है, और कौन सा नहीं आया, 16 सर। 16 भी ऐसे ही है, कौन सा नंबर तुम्हें डिफरेंट नजर आ रहा है, पहले ही वाला सॉल्व कर लेते हैं,
ज्यादा सही है, 2 प्लस 2 माइनस के दिख रहे हैं, 3 प्लस 1 माइनस का, तो बी ए, तो फर्स्ट रो बीच में से फर्स्ट कॉलम, ठीक है, नंबर है आपका A11, मतलब कि R1 इंटू C1 है चल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो आएगी बी में से, तो बी की फर्स्ट रो क्या है 15 और सी का कॉलम क्या है 24, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, प्लस करने पे 22, पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया है, ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया है तो हमें दूसरा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो अलग दिख रहा हो थोड़ा इन तीनों में, तो मुझे तीनों में ये नंबर सेकंड वाली अलग दिख रहा है, 22 माइनस का रहेगा माइनस का 33, तो ये कौन सा नंबर है A12, मतलब कि R1 इंटू C2, R1 इंटू C2, तो पहले वाले B में से R1 उठा दो, B में से R1 उठा दो 15, ठीक है, और A में से C2 कॉलम नंबर 2 -3, 5, मल्टीप्लाई करो, -3 25 22 22, ये हो गया आपका ए वाला सही हो गया, बस दोनों को ऐड कर दो सिंपल, जो भी नंबर आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर ए आ जाएगा। सर 22 बता दो सर। बता दो। पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा एक्स वाई 1x का मल्टीप्लाई क्या होगा, x और एक्स वाई Yes. ऐड करने पे क्या आएगा x प्लस एक्स वाई, कहाँ दिख रहा है पहले वाले भी दिख रहा है बस सेकंड में, और कहीं तो नहीं, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही दिख रहा है बस, ठीक है, पहले नंबर चेक कर लो पहले A11 फर्स्ट रो एक्स वाई फर्स्ट कॉलम 1x, मल्टीप्लाई करके प्लस करोगे तो पहला ही नंबर आ जाएगा बस, और कौन सा है, बस आगे बढ़े, डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करने सॉल्व। देखो जैसे ये बोला कि क्रैमर रूल से, अब जैसे कोई ऐसा कि क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो देखो डेल्टा x दिया हुआ है, डेल्टा y भी दिया है, डेल्टा z भी दिया और डेल्टा भी दिया, आपको वैल्यू कितनी आनी है x y और z की, तो x की वैल्यू होती है डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा, और z की वैल्यू डेल्टा z डिवाइडेड बाय डेल्टा, ठीक है, तो बस इनको आपस में डिवाइड कर दो, 1 का डिवाइड 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हो गए कैंसिल, -1 का डिवाइड 1 से करेंगे -1 आ जाएगा, और z का डिवाइड 1 से करेंगे तो बस, तो क्रैमर रूल सॉल्व करने को नहीं आएगा, डायरेक्ट ही मिलेगा आपको, और सर नेक्स्ट वाले इक्वेशन में अब इसमें तो वैल्यू तो मैं दी है ना एक्स वाई जेड की, रख के देख लो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, बस क्रैमर रूल थोड़ा ना लगाना है, तो मैं सॉल्व करने को बोला क्रैमर रूल से मिलेगा क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू पहले ही दे दी है, तो इक्वेशन में रख के देख लो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू 1, पहला ऑप्शन टेस्ट करो पहले वाले में, ठीक है, क्या बन रहा है, सर 4 -5 4 + 2 और पहला वैल्यू पुट करो 1 -1 1, तो क्या 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा, तो फिर सी वाला चेक कर लो, दोनों एक ही तो है, दोनों एक ही है, नन ऑफ दीस है नहीं सर, है, ये भी नहीं है, तो अब ये बोल रहा है कि इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब ये है कि नो सॉल्यूशन, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा, अब मेरे ऑप्शन टेस्ट फेल हो गए ना, 2 ऑप्शन बचे, अब नन ऑफ दीस की वजह से मुझे कैलकुलेशन पे आना पड़ेगा, नन ऑफ दीस नहीं होता तो तीसरा ऑप्शन टेस्ट करते, 3 गलत चौथा सही होता, लेकिन इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, अब नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, डेल्टा तो आपका क्या आएगा 0, डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z में सारे 0 नहीं होंगे, कुछ 0 हो जाएंगे कुछ नहीं होंगे, ठीक है, तो सम आर 0, ठीक है, कुछ 0 हो जाएंगे, तो ये पूरा डिवाइड नहीं करना, मतलब डिवाइड वाला काम नहीं करना कि डेल्टा x का डिवाइड अपन डेल्टा से करें, तो कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन पहली कंडीशन क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, अब मैट्रिक्स इसमें से बनाए अपन, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा, पहली इक्वेशन देखो, पहला कॉलम x के लिए, दूसरा कॉलम y के लिए, तीसरा कॉलम z के लिए, x की वैल्यू क्या है आपकी पहली 4, 4 फिर y की वैल्यू -5, z की वैल्यू
-2। ऐसे ही सेकंड 2 2 2 1 2 तो -1 कौन सा ये 2 2 और 1 ही है तो ये सर इक्वल एक्स वाई जेड ले रहे हैं हम लोग। मैट्रिक्स जो आपका डेल्टा आएगा ना वो एक्स वाई जेड से आएगा। तो 2 2 और 4 2 2 और 4 इसको सॉल्व करके देखना इसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो फिर आप इनकंसिस्टेंट पे आगे बढ़ोगे, और इसके लिए 0 नहीं आ रही है तो इनकंसिस्टेंट वाला तो आपका खत्म हो गया ना। इसके लिए पहले 0 आनी चाहिए, तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो जरा। डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका देखो जरा। 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा 8 - 2 6 प्लस -5 एंडिंग मैंने 1 पे की थी तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा कॉर्नर से 1 × 2 कौन सा सर ये 8 होगा सर आप -14 कितना आएगा 4 16 - 2 -5 हो जाएगा ये प्लस -5 हो जाएगा और 2 - 16 फिर उसके बाद -2 और 4 तो ये कितना जाएगा ये देखो जरा 0 आ रहा है क्या 4 × 14 और -5 × -14 और ये तो 0 हो गया थर्ड टर्म तो 4 × 14 और -5 × 14 तो 14 आ रहा है माइनस का 4 × 14 प्लस 5 × 14 हो रहा है नहीं मतलब कि 14 × 9 0 तो नहीं आ रहा ना ये वाला 0 नहीं आ रहा 0 नहीं आ रहा तो फिर इनकंसिस्टेंट तो आने से रहा ठीक है क्योंकि 0 आएगा तभी आप इनकंसिस्टेंट की तरफ बढ़ोगे अदरवाइज 0 आएगा नहीं आएगा तो खत्म बात। अब जैसे ये वाला दिया है 31 नंबर का इसमें तो चारों ऑप्शन तुम्हारे एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है ना बस वैल्यू पुट कर दो सिंपल एक्स वाई और जेड की वैल्यू पुट करने पे -1 आ रहा है पहले वाले पे ठीक है आ रहा है सेकंड वाले में पुट करो ठीक है थर्ड में पुट करो जेड और एक्स का मल्टीप्लाई 0 हो रहा है प्लस करने 0 हो रहा है कैसा x + y - 1 आ रहा है y + z करो +1 z + x तो z और x प्लस करो -1 + 1 0 खत्म बात हो गया सेटिस्फाई कर रहा है तो पहले ही ग्रामर रूल अप्लाई नहीं करना है a डैश का डैश वापस क्या होता है ये होता है इसका तो वो प्रॉपर्टी है। अब देखो जब ये क्वेश्चन आता है ना ऐसे इसको सॉल्व करना है 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है x y z और से माइनस करना है 9 का मल्टीप्लाई और इक्वल टू क्या आना चाहिए 8 i 89 i की वैल्यू क्या होती है डायगोनल 1 होता है बाकी सारे नंबर 0 होते हैं 2/2 का मैट्रिक्स कलर है 2/2 का ही आएगा ठीक। अब आपको पहले वैल्यू किसकी चाहिए x और z में दिया पहला वाला एलिमेंट उठा लो पहला तो 2 का मल्टीप्लाई x से करो क्या बनेगा यहाँ पे 2 माइनस माइनस प्लस 18 और इक्वल टू क्या आना चाहिए यहाँ पे 18 पहला एलिमेंट उठा लो बस तो 2 का मल्टीप्लाई x से होगा -9 का मल्टीप्लाई -2 से होगा और इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा तो जाएगा हमारा 2x माइनस प्लस 18 इक्वल टू 18 सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी 0 तो पहला ऑप्शन कैंसिल। अब आपको क्या चाहिए z का दिख रहा है यहाँ पे यही वाला एलिमेंट उठाओ बस केवल ठीक है तो क्या आएगा 2 × z -9 × 1 इक्वल टू 18 × 0 तो कितना आएगा 2z - 9 इक्वल टू 0 और 2z इक्वल टू 9 z इक्वल टू 9/2 तो आपका ऑप्शन हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे पूरा सॉल्व नहीं करना है पूरा सॉल्व मैट्रिक्स में करना भी नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये कैसा मैट्रिक्स दिख रहा है आपको पहला टाइप क्या बोला है दूसरा बोला है नल मैट्रिक्स तो नहीं है नल मैट्रिक्स क्या होता है जिसके सारी वैल्यू 0 नल तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है जो डायगोनल में 0 मैंने बताया था डायगोनल में 0 होगा तो पहले चेक करेंगे और फिर 3 का -3 होगा -4 का +4 होगा या -5 का +5 आना चाहिए था और डायगोनल में क्या होना चाहिए थे 0 तब जाकर के बनता है ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए सिमेट्रिक हो नहीं रहा क्यों क्योंकि 3 का 3 होना चाहिए था
तीन ऑप्शन कैंसिल कर दिए। क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर है, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है। पहली बात तो जिन्हें कुछ सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक होता तो दोनों नंबर बराबर होते, सिमेट्रिक नहीं है। आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी कौन सा था? 1001। ठीक है, अब बचा या तो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 6 × 5 30 -30 0, तो जो हो गया सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कब होता है? जब नॉन जीरो आता है। नॉन सिंगुलर नॉन जीरो, जीरो मतलब सिंगुलर।